नमस्कार, मैं दीपिका चौहान। आप देख रहे हैं लवीश की खबर। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आज इस बुलेटिन में बात होगी उस बिहार की जहां वोट चोरी का खेल खुलेआम हो रहा है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा है। सोचिए, लोकतंत्र का मंदिर ही अगर लुटेरों की शरण में चला जाए तो आम जनता कहां जाएगी। इसके बाद देखेंगे असम की धरती से कैसे बीजेपी की जमीन खिसक गई और जनता ने साफ कर दिया कि सत्ता की अकड़ यहां नहीं चलेगी। और फिर जाएंगे लद्दाख, जहां लोग मोदी सरकार से इतने नाराज हैं कि सरकार का दफ्तर जलाकर राख कर दिया गया। गुस्सा इतना कि इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लागू और नेताओं की बोलती बंद। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार की पहचान हमेशा से रही है राजनीतिक प्रयोगशाला की, लेकिन इस बार का प्रयोग लोकतंत्र की हत्या जैसा लग रहा है। वोट चोरी, नाम जोड़ना, नाम काटना और फिर रिश्वत देकर वोट खरीदना, यह सब उसी बिहार में हो रहा है जिसने कभी जेपी आंदोलन से सत्ता की चूल्हे हिला दी थी। अब वही बिहार सत्ता और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोटर लिस्ट में 15-20 लाख फर्जी वोटर जोड़कर लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। सोचिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में महिला वोटरों की संख्या थी 3,57,00,000, लेकिन महज एक साल में यह संख्या बढ़कर हो गई 3,72,00,000 से भी ऊपर। मतलब अचानक से 14-15 लाख महिलाएं आसमान से उतर आईं। कहां से आई ये वोटर, किसने जोड़े इनके नाम, और क्या यह सिर्फ नाम जोड़ने तक ही सीमित है? नहीं, इन वोटरों के खातों में 100 रुपये तक पहुंचा दिए गए और वादा किया गया 1 लाख रुपए का, यानी सीधी सीधी रिश्वत। लेकिन चुनाव आयोग चुप है। बताइए दोस्तों, अगर चुनाव आयोग ही सवालों से भागेगा तो जनता किससे उम्मीद करेगी? राहुल गांधी पहले ही कह रहे थे कि चुनाव आयोग 65 लाख नाम काट रहा है और फिर धड़ाधड़ नए नाम जोड़ेगा। उस समय लोग कह रहे थे कि राहुल सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अब आंकड़े खुद बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर, चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी जहां लड़ाई कांटे की है, वहां ही सबसे ज्यादा नए वोटर जोड़े गए। क्या यह संयोग है या फिर सत्ता का नया तिकड़म? विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई जवाब नहीं मिल रहा। और अब खबर यह भी है कि फाइनल वोटर लिस्ट में 7-8 लाख नाम और जोड़ दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 22-23 लाख नए वोटर। सोचिए, इतना बड़ा हेरफेर अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? दोस्तों, सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, सवाल है देश के लोकतंत्र का। अगर वोटर लिस्ट ही चोरी हो जाए तो जनता का वोट क्या मायने रखेगा? क्या यह चुनाव होगा या सत्ता की नीलामी? अब चलते हैं असम। असम में बीजेपी को जनता ने आईना दिखा दिया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के चुनाव में बीजेपी की हालत इतनी पतली हो गई कि वो क्षेत्रीय पार्टियों से भी पीछे रह गई। सोचिए, जो पार्टी खुद को सबसे बड़ी ताकत बताती है, वही पार्टी 40 में से सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। बीपीएफ को अकेले 28 सीटें मिली और यूपीपीएल को 7। मतलब बहुमत अपने दम पर बीपीएफ ने ही ले लिया। बीजेपी के बड़े नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस इलाके में महीनों कैंप किया, दर्जनों रैली की, लेकिन नतीजा, जनता ने साफ कहा हमें बीजेपी नहीं चाहिए। अब यह हार क्यों बढ़ी है? इसलिए क्योंकि 6 महीने बाद असम विधानसभा का चुनाव है और अगर अभी से जनता ने मुंह फेर लिया है तो सोचिए आगे क्या होगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि अब की बार असम में बीजेपी साफ हो जाएगी और बीटीआर चुनाव के नतीजे इस दावे को सच साबित करते दिख रहे हैं। बीजेपी अकेली लड़ी थी, 316 उम्मीदवार मैदान में थे, करोड़ों खर्च हुए, लेकिन जनता ने सिर्फ 5 सीटें पकड़ा दी। यह हार सिर्फ हार नहीं बल्कि चेतावनी है कि सत्ता के अहंकार को असम की जनता ने ठुकरा दिया है। अब चलते हैं लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख की कहानी और भी खतरनाक है। यहाँ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया और जब सरकार ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया तो जनता और भड़क गई। लेह में इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लागू और स्कूल कॉलेज बंद। सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं और दूसरी तरफ बिना किसी सुनवाई के सोनम वांगचुक को अपराधी की तरह जेल में डाल दिया जाता है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने साफ कहा, भाजपा को हिंदू कहने का हक नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म का आधार सत्य है और भाजपा की नीतियों में सत्य नहीं दिखता। अब सवाल ये उठता है कि अगर वांगचुक हिंसा करना चाहते तो इतने दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों करते और जब हिंसा हुई तो उन्होंने अनशन क्यों तोड़ दिया? साफ है, सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया। लेकिन क्या इससे समस्या सुलझेगी? नहीं,
इससे समस्या और बढ़ेगी और सरकार को भारी पड़ेगी। तो दोस्तों, यह 3 बड़ी खबरें, बिहार की वोट चोरी, असम की हार और लद्दाख का गुस्सा, तीनों ही लोकतंत्र की सेहत पर सवाल खड़े करती हैं। कहीं चुनाव आयोग सवालों से भाग रहा है, कहीं जनता सत्ता के खिलाफ बगावत कर रही है और कहीं सरकार आलोचकों को जेल में डाल रही है। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी राजनीति की खबर पर। तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन की कमान संभाले हुए हैं, पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। पटना के वेटरनी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी ने सीधे निशाना साधा, नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के योग्य नहीं रहे। सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सच में बिहार में बदलाव की लहर तेजस्वी के नेतृत्व में आ रही है? तेजस्वी का कहना है कि अब बिहार को तेज रफ्तार और नई सोच के साथ विकास की जरूरत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं रहेगा बल्कि पावर बैंक बनेगा। और क्या आप जानते हैं, कार्यक्रम से पहले तेजस्वी ने पार्टी मुखिया जीतन राम मांझी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब मांझी न तो आरक्षण पर कुछ बोलते हैं, न ही शराबबंदी पर। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति है या जनता के अधिकारों की लड़ाई? तेजस्वी के शब्दों में यह साफ है कि सत्ता की लालच में लोग अपने पुराने एजेंडे को भूल गए हैं। अब सवाल उठता है, बिहार के जनता के लिए यह सक्रियता कितनी मायने रखती है? क्या महागठबंधन की यह सियासी चाल बीजेपी और एनडीए की नींद उड़ा सकती है? और हाँ, तेजस्वी के हमले के बीच विपक्ष और जनता दोनों सवाल उठा रहे हैं। क्या नीतीश सरकार की वर्तमान नीतियां जनता के हित में है या सिर्फ सत्ता बचाने की राजनीति? अब बात करते हैं राहुल गांधी की विदेश यात्रा की। वह अमेरिका समेत 4 देशों की यात्रा पर है। यह यात्रा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भारत और दक्षिण अमेरिका के संबंधों को नई दिशा देने का कदम है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल व्यापारिक नेताओं से मुलाकात करेंगे ताकि अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर भारत के लिए नए अवसर खोजे जा सकें। ब्राजील, कोलंबिया और अन्य देशों में विश्वविद्यालय छात्रों से संवाद, वैश्विक नेताओं की अगली पीढ़ी के साथ विचार विमर्श, क्या यह भारत की लोकतांत्रिक विपक्ष की वैश्विक साझेदारी को मजबूत करेगा या फिर यह सिर्फ दिखावा है? अब आती है अमित शाह और टीएमसी की बहस। अमित शाह ने कहा, 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद नई सरकार खोए हुए सोनार बांग्ला गौरव को बहाल करेगी। टीएमसी ने पलटवार किया। क्या अमित शाह ने बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश को सोनार बना दिया? सवाल उठता है, क्या यह बयान सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है या वास्तविकता से दूर है? अभिषेक बनर्जी ने सीधे डिबेट की चुनौती दी। क्या यह साबित करेगा कि बीजेपी के दावे धरातल से जुड़े नहीं हैं? और फिर है संसदीय समिति का मामला। मोदी सरकार संसदीय समितियों के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाकर 2 साल करने की तैयारी कर रही है। इसका फायदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर को हो सकता है। विपक्षी दल चाहते हैं कि यदि पार्टी चाहे तो अध्यक्ष बदले जा सकें। लेकिन क्या यह बढ़ोतरी लोकतंत्र के लिए ठीक है या यह सिर्फ सत्ता का खेल है? अब बात करते हैं गृह मंत्रालय के हालिया फैसले की। दोस्तों समझिए, गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्पेशल नियमों और सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया। इसका सीधा असर इन राज्यों की सुरक्षा और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर पड़ता है। सवाल उठता है, क्या यह कदम केवल सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया या फिर राजनीतिक लाभ के लिए? जाति आधारित रैलियों पर रोक को लेकर भी हलचल बढ़ गई। संजय निषाद ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा, हमारा समाज केवल वोट बैंक नहीं है, हमारे अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह बयान सीधे तौर पर योगी सरकार और बीजेपी को चुनौती देता है। तेलंगाना में भी बड़ा बदलाव हुआ। पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। विधानमंडल से यह विधेयक पास हुआ। इसका मतलब साफ है, सरकार ने पिछड़े वर्ग को और अधिकार देने का कदम उठाया, जो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं संसदीय समितियों के कार्यकाल बढ़ाने की। पहले सिर्फ अधिकारियों के कार्यकाल बढ़ते थे, लेकिन अब संसदीय समिति का कार्यकाल भी 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। इसका फायदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर को हो सकता है, जो विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। विपक्ष भी चाहता है कि समिति का अध्यक्ष बदला जाए, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा दिया। इसका मतलब राजनीतिक दबाव और सत्ता का इस्तेमाल लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कैसे होता है, यह साफ दिखाई देता है। नमस्कार, मैं दीपिका चौहान, आप देख रहे थे लवीश की खबर।